हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री इंट्रो। कैसे हैं आप? देखिए, बहुत बार एक प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं वो ये है कि अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, वो आईआईटी जैम से लेके बीएचयू डीयू या जितने भी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं या सीएसआईआर नेट गेट टीआईएफआर की आप तैयारी करते हो, तो कभी कभी हमें ये समझ में नहीं आता कि अगर हम फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम स्टार्ट कहाँ से करें। क्योंकि जब आप प्रिपरेशन करते हो तो यूजुअली या तो बीएससी में होते हो या एमएससी में होते हो, और उस समय आपके कॉलेजेस में बहुत कुछ चल रहा होता है। आपकी यूनिवर्सिटीज में अलग अलग टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे होते हैं, आपके प्रैक्टिकल जर्नल्स का काम आपके पास होता है। तो बहुत बार स्टूडेंट्स इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर अगर हमें कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो हम तैयारी स्टार्ट कहाँ से करें, क्या स्टार्टिंग पॉइंट होने चाहिए, कहाँ से हम चैप्टर्स को उठाएं, सबसे पहले क्या पढ़ें, क्या हमें वही पढ़ना चाहिए जो ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज में चल रहा है, सीक्वेंस क्या होना चाहिए। और इस चक्कर में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने प्रिपरेशन को भी स्टार्ट ही नहीं कर पाते। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपकी हेल्प करूंगा ये समझने के लिए कि अगर मान लीजिए आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री का प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, देखिए जितने भी एमएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, एमएससी एंट्रेंस जिसमें आपके पास जैम आ जाता है, बीएचयू आ जाता है और डीयू आ जाता है, सीईटी आ जाता है, ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। और एमएससी के बाद के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिनके एमएससी में जो हम देखते हैं, जैसे सीएसआईआर नेट हो जाता है, सीएसआईआर नेट, इसके बाद यहाँ पर गेट आ जाता है। गेट तो बीएससी के बच्चे भी दे सकते हैं थर्ड ईयर के, और टीफर का पेपर आ जाता है। इन सबका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। जो भी आप यहाँ पढ़ते हो वो ऑलमोस्ट आप 80% इसके लिए आप तैयार हो जाते हो। सिर्फ 20% का डिफरेंस है। रेदर मैं कहूंगा कि चैप्टर्स सेम है, चैप्टर्स के अंदर का कंटेंट में थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो सकता है। आप जो चैप्टर जैम के लिए पढ़ते हो वही चैप्टर सीएसआईआर नेट गेट और टीफर में भी आते हैं। तो आपको अलग से 3 बार या 4 बार हर एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करनी होती है। आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो वो एक बार अगर आप पढ़ोगे तो वो नेट में भी काम आएगी, वो गेट में भी काम आएगी, वो टीपर में भी काम आएगी, और वही एग्जाम, वही कंटेंट, वही बुक्स में जो आप पढ़ रहे हो, वही सिलेबस आपका जैम बीएचयू डीयू में भी आएगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। कोई कोई एग्जाम होते हैं जो फिजिकल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, कोई एग्जाम होते हैं जिसका सिलेबस में अलग कुछ टॉपिक्स होते हैं जिन पे ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें, हम फिजिकल केमिस्ट्री कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें, कैसे पढ़ना स्टार्ट करें। सबसे पहले टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए कि जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, स्पेशली आईआईटी जैम या सीएसआईआर नेट गेट की, तो ये फिजिकल और इनऑर्गेनिक का सिलेबस है। फिजिकल केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, कॉलिगेटिव, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फेज रूल, फेज इक्विलिब्रियम जिसे कहते हैं, सरफेस केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्वांटम केमिस्ट्री, लिक्विड स्टेट्स, गैसियस स्टेट, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, एनएमआर, रमन, न्यूक्लियर, केमिकल काइनेटिक्स, फोटोकेमिस्ट्री, मूल कॉन्सेप्ट, स्टोइकियोमेट्री एंड रेडॉक्स रिएक्शन, ये बेसिक टॉपिक्स होते हैं जो 11-12 स्टैंडर्ड में पढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा अगर इनऑर्गेनिक का सिलेबस देखो, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, एसिड बेस केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटालिक्स, बायो इनऑर्गेनिक, एसएनपी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री आता है। अब इसमें न्यूक्लियर केमिस्ट्री आता है। आप सिलेबस में देखोगे तो उसको इनऑर्गेनिक में दिया गया है, बट मैंने न्यूक्लियर केमिस्ट्री को केमिकल काइनेटिक्स के साथ रखा हुआ है, क्योंकि न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो भी आप पढ़ते हो ऑलमोस्ट वो फिजिकल में ही आ जाता है। उसका इनऑर्गेनिक से एक्सेस कोई लेना देना नहीं होता है ज्यादातर। ठीक है, उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो फिजिकल के ही कॉन्सेप्ट्स होते हैं। आई डोंट नो क्यों सिलेबस में इनऑर्गेनिक में से डाला जाता है। अब अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री की तैयारी करते हो तो क्या सीक्वेंस आप फॉलो कर सकते हो। देखिए एक्सेस कोई रूल नहीं होता है कि यही सीक्वेंस हमें फॉलो करना चाहिए। आपकी मर्जी, आप जैसे पढ़ना चाहो, जहां से भी आप शफलिंग करके भी पढ़ सकते हो। लेकिन एक बच्चा जो फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहा है, जो कॉन्फिडेंट नहीं है, उसे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या मैं पहले पढ़ूं, क्या मैं बाद में पढ़ूं, उसके लिए यह वीडियो है। जब भी आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, मेक श्योर करो कि आप ये 16 चैप्टर्स, मैंने ग्रुप्स में इनको डिवाइड करके रखा हुआ। फिजिकल केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपको किताबें भी बता दूंगा कहाँ कहाँ से पढ़ना, इनको टिक मारते जाओ। जैसे क्या आपका मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री पढ़ के हो गया। अब देखिए, मोल कॉन्सेप्ट, स्टोइकियोमेट्री, रेडॉक्स रिएक्शन, सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव, ये आपके 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड के टॉपिक्स होते हैं जो आपको 11th-12th में पढ़ाए जाते हैं। अब ये तो बच्चों को आना ही चाहिए। अब आना चाहिए का मतलब, बहुत बार मैंने एमएससी के बच्चों को भी देखा जिनको मोल कॉन्सेप्ट्स के फंडे नहीं आते, वो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाते, स्टोइकियोमेट्री सॉल्व नहीं कर पाते, रेडॉक्स रिएक्शन के उनको क्वेश्चन नहीं पता होता, उनको रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट क्या होता है ये पता नहीं होता, सॉल्यूशन कॉलिगेटिव में वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, मोलैरिटी क्या होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो कभी भी शुरुआत करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि आप अपनी नींव मजबूत कर लो। तो अगर आप फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो, कॉन्फिडेंट नहीं हो, डर लग रहा है, नहीं पता है कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो स्टार्ट इन 3 टॉपिक्स के साथ करो। ये 3 टॉपिक आपको केमिस्ट्री में पकड़ मजबूत बनाएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट यूनिट कन्वर्जन, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, रिएक्शंस। अब ये तीनों चीजें अगर आपको करनी है तो ये 3 चैप्टर्स आपको ढंग से पता होना चाहिए। इसीलिए आप देखो, जब भी मैंने मेरा बैच भी स्टार्ट किया, आरंभ बैच हमने जब स्टार्ट किया आईआईटी जैम के लिए, एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए हमारे ऐप पे, हमने सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट, स्टोइकियोमेट्री, सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये कवर करवाया। ये 2 टॉपिक जब आपके कवर हो जाते हैं ना, तो बाकी के आप जितने भी चैप्टर्स पढ़ रहे होते हो उसमें तकलीफ नहीं होती, क्योंकि बच्चा जो होता है उसको ऑलरेडी मोलैरिटी के बारे में पता होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पता होता है, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर क्या होता है,
ही इज वेल अवेयर विद ऑल दो स्टफ, ठीक है। ये 3 चैप्टर पढ़ने के बाद आप अगला यूनिट उठा सकते हो जिसको हम स्टेट्स ऑफ मैटर कहते हैं, जिसमें सॉलिड स्टेट सबसे पहले होना चाहिए, फॉलोड बाय लिक्विड स्टेट एंड फॉलोड बाय गैसियस स्टेट। अब क्यों मैं सॉलिड स्टेट को सबसे पहले कह रहा हूँ, क्योंकि सॉलिड स्टेट में बहुत सारी आप ऐसी चीजें पढ़ लोगे जिससे कि लिक्विड और गैसियस में थोड़ी बहुत मदद मिल जाती है, और सॉलिड स्टेट की वेटेज सबसे ज्यादा है। अगर आप देखो इन बाकी लिक्विड स्टेट तो एक नया टॉपिक ऐड किया गया, आई डोंट थिंक सो CSIR नेट में लिक्विड स्टेट से ज्यादा कभी क्वेश्चन आए भी होंगे। हाँ, IIT जैम के सिलेबस में लिक्विड स्टेट को डाला गया। अब लिक्विड स्टेट के बहुत कम सिलेबस है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही कम सिलेबस है जिसको आपको लिक्विड स्टेट पढ़ना है। हाँ, गैसियस स्टेट इंपॉर्टेंट है। गैसियस स्टेट अगर आप देखो तो इसमें बहुत कुछ आ जाता है, गैस लॉज आ जाते हैं, न्यूमेरिकल भर भर के पूछे जाते हैं, तो ये 2 टॉपिक को आप कवर कर सकते हो। अब आप देखो सर, सॉलिड स्टेट जो है ना, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट कहाँ से पढ़े? अब भाई गैसियस स्टेट तो आपने 11th-12th में पढ़ा था, सॉलिड स्टेट भी 11th-12th में पढ़ा था। थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन जरूर हो गया है जब आप BSc MSc की तैयारी कर रहे हो, काफी नए कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, जैसे XRD आ जाती है, जैसे ब्रैग्स लॉ आ जाते हैं, मिलर इंडाइसेस आ जाता है, कुछ एडेड ऑन टॉपिक्स हो जाते हैं, जैसे डिफेक्ट्स में भी बहुत सारी चीजें नई नई ऐड हो जाती हैं। तो इन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए मैं एक बुक सजेस्ट कर सकता हूँ, मैं कहूँगा पूरी शर्मा पठानिया। अगर आप इंडियन ऑथर को प्रेफर करना चाहते हो, पूरी शर्मा पठानिया जिसको हम PSP कहते हैं, एक बुक आती है पठानिया। ये एक अच्छी किताब है जिसमें अच्छा सॉलिड स्टेट दिया हुआ है, काफी अच्छा सॉलिड स्टेट दिया हुआ है, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट काफी ढंग से अच्छे तरीके से दिया हुआ है। अब आप और कोई बुक रेफर करते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं अपनी तरफ से ये बुक सजेस्ट कर रहा हूँ, आप इस बुक से पढ़ सकते हो। अगर आपका एक बार ये यूनिट पढ़ के खत्म हो जाता है तो आप अगला यूनिट स्टार्ट कर सकते हो, इक्विलिब्रियम वाला यूनिट, जिसमें सबसे पहले आएगा केमिकल इक्विलिब्रियम, फिर आएगा आयनिक इक्विलिब्रियम, फिर आएगा फेज इक्विलिब्रियम। अब देखो बहुत सारे बच्चों का एक प्रॉब्लम होता है, अरे सर सिलेबस में तो आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम दिया ही नहीं है, तो मेरा बच्चा केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इन पे बनते हैं, पीएच पीओएच के, बफर के क्वेश्चन इन पे बनते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के ऊपर इस पे क्वेश्चन आते हैं, एक्टिविटी कोएफिशिएंट पे इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम और फेज इक्विलिब्रियम तो पढ़ना ही पड़ेगा, और कोशिश करो सीक्वेंस में पढ़ने के लिए, इसी सीक्वेंस में। मैंने आरंभ बैच में भी यही चीज करवाई है, सबसे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम, फिर आयनिक इक्विलिब्रियम और फिर फेज इक्विलिब्रियम करवाया, और बच्चों को काफी अच्छे से समझ में आया। जब आप सीक्वेंस में पढ़ते हो तो चीजें समझना, काफी रिलेट करना काफी आसान हो जाता है, और पूरा एक यूनिट ही स्टार्ट करो, आप शफल मत करो फिर आगे पीछे। अगर मैं इक्विलिब्रियम पढ़ रहा हूँ तो पूरा इक्विलिब्रियम यूनिट कवर करके खत्म करके ही मैं उठूंगा। न्यूमेरिकल सॉल्विंग करना आसान हो जाता है अगर आप एक ही टॉपिक को कंटिन्यूअसली पढ़ते हो। एक तरफ आप केमिकल पढ़ रहे हो, एक तरफ आप जाके फोटोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो दिमाग 2 जगह पे डाइवर्ट हो जाता है, फिर कंसंट्रेट नहीं कर पाता। आप स्टार्ट यहाँ से कर सकते हो। अब सर देखो, फिजिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम आप पढ़ सकते हो जेई की बुक्स में से। अगर आपके पास कोई अच्छी जेई की बुक, जेई लेवल की किताबें हैं, जेई मेंस लेवल की या एडवांस लेवल की किताबें, आप उनसे पढ़ो, बहुत अच्छा दिया होता है, ट्रस्ट में बहुत बेहतरीन दिया होता है। जैसे मैं पर्सनली जो बुक रेफर करता हूँ, मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, आप ओपी टंडन, मेरे पास एक किताब है, ओपी टंडन की एक किताब आती है, आप वहां से इसको रेफर कर सकते हो। काफी अच्छा दिया हुआ है, काफी बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। एडवांस लेवल अगर आपको केमिकल या आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ना है, एडवांस लेवल में ज्यादा कुछ आता नहीं है, बहुत लिमिटेड, कुछ 1-2 टॉपिक्स एक्स्ट्रा एडेड हो जाते हैं, वो आप पूरी शर्मा पठानिया से उठा सकते हो। पूरी शर्मा पठानिया में तो ऑलमोस्ट सब कुछ दिया हुआ है, तो आप ये रेफर कर सकते हो। उसके बाद आता है फेज इक्विलिब्रियम। पूरी की पूरी सीरीज मैंने फेज इक्विलिब्रियम की मेरे यूट्यूब चैनल पे डाल रखी है, कंप्लीट फेज इक्विलिब्रियम मैंने पढ़ा रखा है, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा रखा है। इवन मैंने ऐप पे भी पढ़ा रखा है, मैंने कोर्सेस में भी इसको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। आप फेज इक्विलिब्रियम स्टार्ट कर सकते हो, इसको आप पूरी शर्मा पठानिया से पढ़ सकते हो। ट्रस्ट मी, पूरी शर्मा पठानिया से बेहतरीन कंटेंट आपको और कहीं नहीं मिलेगा इस चैप्टर का। तो एक बार इक्विलिब्रियम खत्म हो जाता है, फिर आप स्टार्ट कर सकते हो हार्डकोर फिजिकल केमिस्ट्री, जिसको हम एक्चुअल हार्डकोर फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं, जिसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड क्वांटम केमिस्ट्री आ जाती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनामिक्स आ जाता है। सर ये जो 3 टॉपिक है ना, ये बाहुबली या इनको जो भी समझो फिजिकल केमिस्ट्री के, ये भयंकर टॉपिक्स होते हैं, मतलब ये बड़े लेंथी टॉपिक्स होते हैं, भयंकर टॉपिक्स होते हैं, और इनकी वेटेज भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज्यादा होती है। तो इनको टॉप पे क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि कभी भी जब आप कोई क्रिकेट, कोई भी गेम खेलते हो तो पहले आप अल्फाबेट सीखते हो, उसके आप ABCD सीखते हो, फिर आप बुक रीडिंग करने के लिए या लाइन रीडिंग करने के लिए जाते हो। इतने चैप्टर्स पढ़ने के बाद आपका फिजिकल केमिस्ट्री में ना इंटरेस्ट जागृत हो जाता है, मतलब आई होप इंटरेस्ट जागृत हो जाता होगा अच्छे से पढ़ोगे तो। उसके बाद फिर इन टॉपिक से ना डर नहीं लगता। सी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनामिक्स जब आप पढ़ोगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको बहुत सारी आयनिक इक्विलिब्रियम की चीजें हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम की चीजें काम आएंगी, सोल्यूशन कोलिगेटिव की चीजें काम आएंगी, छोटे मोटे जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपको वहाँ काम आएंगे। जब आप थर्मोडायनामिक्स पढ़ोगे तो गैसियस स्टेट की बहुत सारी चीजें वहाँ पे काम आएंगी। तो ये मिक्स करके फिर ये 3 टॉपिक्स आप पढ़ सकते हो। एटॉमिक स्ट्रक्चर और क्वांटम केमिस्ट्री, ऑनेस्टली स्पीकिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर आप जेई लेवल की किताबों से पढ़ो, ज्यादा बेटर होगा। ट्रस्ट में, जेई लेवल की किताबें, जो जेई नीट लेवल की किताबें होती है, मेंस और एडवांस लेवल की, वहाँ पे काफी अच्छे से एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया जाता है। अगर आपको क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ना है तो मैं एक बुक आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, आर के प्रसाद का एक काफी अच्छा बुक आता है जो मैं भी रेफर करता हूँ।
वो इंडियन ऑथर है। सी आई प्रेफर इंडियन ऑथर ज़्यादातर, क्योंकि इंडियन ऑथर को समझ में आता है कि इंडियन स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या होती है। फॉरेन ऑथर की जो लैंग्वेज होती है और वे ऑफ राइटिंग होती है ना, वो थोड़ी एडवांस लेवल की होती है, तो वो हम वहाँ तक कोप अप नहीं कर पाते हैं, या हमको वो कभी कभी चीज़ें ना डाइजेस्ट नहीं हो पाती हैं। उनका टीचिंग स्टैंडर्ड्स और हमारे टीचिंग स्टैंडर्ड्स में थोड़ा डिफरेंस ऑब्वियसली है ही। तो आप क्वांटम पढ़ सकते हो वहाँ से, और एटॉमिक स्ट्रक्चर आप जेई नीट की जो किताबें होंगी, एनसीईआरटी हो गया, या ओपी टंडन की किताब हो गई, या केएस वर्मा की जो किताब होती है, केएस वर्मा की भी एक अच्छी बुक आती है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनामिक्स में सजेस्ट करूंगा अगर आपको पढ़ना ही है तो फिर से आप पूरी शर्मा पठानिया ले लो, काफ़ी अच्छे से पूरी शर्मा पठानिया में दिया हुआ है, आप ये फॉलो करोगे काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। सो सी यहाँ तक आते आते हैं ना आपका हार्डकोर फिजिकल केमिस्ट्री और बेसिक्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री कवर हो जाता है। उसके बाद आप ऑक्सिलरी टॉपिक स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें सरफेस केमिस्ट्री, फोटो केमिस्ट्री, बहुत ही सिंपल, निहायत ही सिंपल टॉपिक्स हैं, आप फटाफट इनको कवर करते हो। सरफेस केमिस्ट्री आप पढ़ोगे तो इसमें कोलॉइड्स ऑब्वियसली अपने आप कवर हो जाता है, कोलॉइडल सोल्यूशन, कोलॉइड्स के बारे में, सर्फेक्टेंट्स के बारे में, माइसेल फॉर्मेशन के बारे में, ये सब इसमें कवर हो जाता है, आप यहाँ पढ़ सकते हो। फोटो केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। फोटो केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ये 3 चैप्टर कभी भी पढ़ना हो तो साथ में पढ़ना। केमिकल काइनेटिक्स पहले पढ़ो और फिर न्यूक्लियर केमिस्ट्री पे जाओ तो समझना आसान हो जाता है। फोटो केमिस्ट्री भी लास्ट में पढ़ना, तो सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स, फिर फोटो केमिस्ट्री और न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ये 3 टॉपिक्स हमेशा साथ में पढ़ो। ऑक्सिलरी टॉपिक्स हैं, इनको साइड में ले सकते हो, अलग से इनको आराम से बाद में पढ़ सकते हो। और सबसे लास्ट आप स्पेक्ट्रोस्कोपी उठा सकते हो। सी स्पेक्ट्रोस्कोपी इजी है, अगर इतनी फिजिकल केमिस्ट्री आपको समझ में आ गई है तो स्पेक्ट्रोस्कोपी समझना आसान नहीं, मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं होता, काफी आसान हो जाता है। आप स्टार्ट रोटेशनल से कर सकते हो, वाइब्रेशनल से कर सकते हो, रमन से कर सकते हो, एनएमआर से कर सकते हो। एंटायर स्पेक्ट्रोस्कोपी मेरे यूट्यूब पे अवेलेबल है, इवन एंटायर केमिकल काइनेटिक्स मेरे यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैं बता देता हूँ कौन से चैप्टर है जो आपको मेरे यूट्यूब से मिल जाएंगे, जहाँ से आप पढ़ सकते हो। आप स्पेक्ट्रोस्कोपी सब पढ़ सकते हो, रोटेशनल है, वाइब्रेशनल है, रमन है, एनएमआर है, फिजिकल का। आप केमिकल काइनेटिक्स के वीडियो सारे मैंने अपलोड कर रखे हैं, आप वो पढ़ सकते हो। सरफेस केमिस्ट्री का 1 शॉट मैंने वीडियो डाल रखा है, आप वो पढ़ सकते हो। एलिमेंट्री थर्मोडायनामिक्स और एलिमेंट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी आप पढ़ सकते हो। एलिमेंट्री मतलब 11-12 लेवल तक की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और 11-12 लेवल तक की थर्मोडायनामिक्स आप मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हो। इलेक्ट्रो के तो काफी एडवांस लेवल के भी वीडियोस मैंने बना के डाल रखे हैं, आप वहां पढ़ सकते हो। एंटायर फिजिकल केमिस्ट्री मैंने फेज इक्विलिब्रियम मैंने डाल रखा है, आप वो भी पढ़ सकते हो। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आयनिक के हैं, मैंने वो भी डाल रखे हैं। केमिकल के भी मैंने कुछ गिने चुने टॉपिक्स डाल रखे हैं। हाँ, अगर आप सॉलिड स्टेट में आओगे तो सॉलिड स्टेट में जितनी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रिक्वायर्ड चीजें हैं वो आपको सब कुछ मिल जाएगी। सोल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, आपको जो बेसिक एलिमेंट्री लेवल तक की सोल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है 11-12 लेवल तक की, स्पेशली कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स सोल्यूशंस मैंने पूरा पढ़ा रखा है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शायद मैंने इतना अभी तक नहीं पढ़ाया, आपको ये वहां से मिल जाएगा। मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोकियोमेट्री के मैंने काफी सारे वीडियो डाल रखे हैं, तो अगर आप देखो भाई ऑलमोस्ट 50% फिजिकल केमिस्ट्री आपको मेरे यूट्यूब से मिल जाएगी, आप वहां से पढ़ सकते हो। तो आपका बहुत सारा काम, आपको बहुत सारा मतलब कहते हैं ना बेसिक्स में, तो मैं ही आपको यूट्यूब से हेल्प कर दूंगा, आप वहां से वीडियो देख के पढ़ सकते हो। सीक्वेंस में शायद ना हो, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के भी मैंने कुछ वीडियो डाल रखे हैं, बट वो लिमिटेड वीडियोस हैं, एंटायर चैप्टर शायद मैंने कवर नहीं करवा रखा है, बट कुछ टॉपिक्स हैं जो आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री के भी मेरे यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं। अब बात करते हैं किताबों की। मैंने ऑलरेडी किताबों के बारे में आपको बता दिया। अगर आप बुक्स रेफर ही करना चाहते हो तो 2-3 बुक्स आप लेके रख लो। एक मैं सबसे पहले कहूंगा पूरी शर्मा पठानिया, ये एक किताब ले लेना, और एक हो सके तो ओपी टंडन की किताब जो कि जेई मेंस लेवल तक की आती है फिजिकल केमिस्ट्री की। अगर ये 2 किताबें आपके पास हैं तो आप CSIR नेट लेवल तक आराम से, गेट लेवल तक आराम से प्रिपेयर कर सकते हो इन दोनों किताबों की मदद से। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर KL कपूर भी तो एक अच्छी किताब है, KS वर्मा की भी एक बहुत अच्छी किताब आती है फिजिकल केमिस्ट्री की, और भी बहुत सारे बड़े बड़े ऑथर्स हैं जिनकी किताबें आती हैं। सी आप मल्टीपल बुक्स रेफर करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मिनिमम ये 2 किताबें आपके पास होनी चाहिए, PDF के फॉर्म में या हार्डकोर, आप अगर हार्ड बुक ले सकते हो अपने पास। इन 2 बुक्स के सहारे आप CSIR नेट गेट लेवल तक का प्रिपरेशन आराम से कर सकते हैं। बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। सी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत कम कंटेंट है, बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है, बट चैप्टर वास्ट है। स्टार्ट हमेशा करनी चाहिए पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और एसिड बेस केमिस्ट्री के साथ। ये 3 चैप्टर जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ABCD होते हैं। अब इन तीनों चैप्टर्स को हम कहाँ से पढ़ें? सी अगर आपको एलिमेंट्री पढ़ना है, एलिमेंट्री का मतलब होता है कि बेसिक्स लेवल का, तो आप जेई की ओपी टंडन की किताब ले सकते हो। आप ओपी टंडन से इनको पढ़ सकते हो। जिन बच्चों के बेसिक्स बड़े कमजोर हैं, जिनको ढंग से भी नहीं आता है, वो आप ओपी टंडन रेफर कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको थोड़ा एडवांस लेवल पढ़ना है, जैसे भाई केमिकल बॉन्डिंग में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो जेई मेंस लेवल पे नहीं पढ़ाए जाते हैं, थोड़े एडवांस लेवल पे वहाँ पे आ जाते हैं। उसके लिए मैं 2 बुक सजेस्ट करूंगा। एक मैं आपको सजेस्ट करूंगा हुई का किताब, हुई का जो कि फॉरेन ऑथर का किताब है, जेम्स हुई का
डिफिकल्ट है थोड़ा सा पढ़ना, थोड़ा बच्चे जो होते हैं इससे डर जाते हैं बहुत बार, तो आप अगर हो सके तो देख लेना, अगर आपको समझ में अच्छे लगे तो। या मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ एक इंडियन ऑथर की किताब जिसको हम पूरी शर्मा कालिया कहते हैं, बस पठानिया की जगह कालिया आ गया, तो पूरी शर्मा कालिया इंडियन ऑथर की किताब है, अच्छी किताब है, आप इसको रेफर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास और कोई बुक है आपको अच्छी लगती है तो स्योविश मैं ये 3 बुक्स ही सजेस्ट करूंगा, ओपी टंडन ज्यादातर और पूरी शर्मा कालिया ज्यादातर। हुई अगर समझ में आती है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो हुई पढ़ना स्टार्ट करते हैं, बाद में कहते हैं सर समझ में नहीं आ रही है। अब ऐसे तो काफरी भी करके एक बुक आती है, उसमें भी काफी अच्छा बहुत कुछ दिया होता है, पर वो ऑर्गेनोमेटेलिक और कोऑर्डिनेशन के लिए ज्यादा फेमस होती है। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर्स पढ़ लेना, ये तीनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी मैं स्पेशली कहूंगा केमिकल बॉन्डिंग जो ये है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया। इसके ऊपर बहुत सारी चीजें जो हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत ज्यादा वेटेज रखता है केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक। एसिड बेस केमिस्ट्री अच्छा जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो बेसिक्स बनाता है, मतलब आपको अगर आपको एसिड बेस क्या होता है यही नहीं पता। और ये तीनों चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत होती है। ये 3 चैप्टर अगर आपको ढंग से आते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना बड़ा आसान हो जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप वहां से देख सकते हो। ये 3 चैप्टर खत्म होने के बाद आप स्टार्ट कर सकते हो सबसे बड़ा यूनिट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा मार्क्स या वेटेज रखता है। उसमें 3 चैप्टर्स आते हैं, तीनों भयंकर और बाप टॉपिक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटेलिक्स एंड बायो इनऑर्गेनिक, और इसी सीक्वेंस में पढ़ना। बहुत बार बच्चे ऑर्गेनोमेटेलिक पहले पढ़ते हैं और कोऑर्डिनेशन को बाद में पढ़ते हैं, मत करना ऐसी गलती। पहले कोऑर्डिनेशन पढ़ना, फिर ऑर्गेनोमेटेलिक्स पढ़ना, और जब ये 2 टॉपिक पढ़ के हो जाएंगे तब बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हाथ लगाना, क्योंकि ये सीक्वेंस में है। ऑर्गेनोमेटेलिक्स पढ़ लोगे तो और कोऑर्डिनेशन पढ़ लोगे तो ऑर्गेनोमेटेलिक पढ़ना आसान हो जाता है, और ये दोनों चैप्टर हो जाएंगे तो बायो इनऑर्गेनिक तो ऐसे उंगलियों में एकदम फटाफट समझ में आएगा कि क्या चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे तो एप्लीकेशन ही है। जो हम मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह पढ़ते हैं, आप हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर पढ़ोगे, ये 2 टॉपिक्स पढ़ने के बाद ये पढ़ना काफी आसान हो जाता है। अब ये कहाँ से पढ़े सर? कोऑर्डिनेशन के लिए मैं एक बहुत अच्छी बुक रेफर कर सकता हूँ, पर्सनल मेरी चॉइस है, आप अजय कुमार रेफर कर सकते हो। अब भाई मैंने ना कोऑर्डिनेशन का एक अच्छा कोर्स बना रखा है मेरे ऐप पे, और इवन हम जो आरंभ बैच में भी पढ़ाते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को, तो उसमें भी हमने क्या कर रखा, अजय कुमार से ही पूरा पढ़ाया हुआ है, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया हुआ है। काफी 50-60 वीडियो मैंने बना रखे हैं, एकदम डिटेल में पढ़ा रखा है, आप चाहो तो उसकी हेल्प ले सकते हो। यूट्यूब पे ज्यादा वीडियोस मैंने अभी तक कोऑर्डिनेशन के इतने ज्यादा वीडियोस डाले नहीं है, बट जो मेन टॉपिक्स होते हैं उसके काफी सारे वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है। ऑर्गेनोमेटेलिक्स भी अगर आप पढ़ना चाहो, ऑर्गेनोमेटेलिक्स भी आप, अगर मैं कहूँ एक अच्छी किताब, अगर आप काप्ट्री ले लो, काप्ट्री में काफी अच्छा दिया हुआ है, वहां से आप पढ़ सकते हो। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी मैं अजय कुमार ही रेफर कर सकता हूँ, कि बायो इनऑर्गेनिक भी, ये तीनों टॉपिक्स के लिए आप अजय कुमार को रेफर कर सकते हो, काफी अच्छा आपको कंटेंट मिलेगा। उसके बाद आता है सबसे भयंकर और ड्राई टॉपिक, मतलब जिसको यूजुअली टीचर्स भी डरते हैं पढ़ाने से, मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है ये टॉपिक, जिसको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक कहते हैं। इसमें 1 मिनट के लिए एफ ब्लॉक तो फिर भी अच्छा टॉपिक है, अगर आप CSIR नेट की तैयारी कर रहे हो तो डी एंड एफ ब्लॉक, CHS डी ब्लॉक से इतने क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कवर हो जाता है। तो डी ब्लॉक को तो आप इतना डरो मत, बट एस एंड पी ब्लॉक है ना, बहुत ही ड्राई टॉपिक है। मतलब यार आदमी पढ़ पढ़ के ना परेशान हो जाएगा, थक जाएगा, लेकिन ये चैप्टर कभी याद नहीं होने वाला। आप इसके लिए सबसे इनकी बाइबल मानी जाती है JD ली, आप इनसे रेफर कर सकते हो। इनके लिए मैंने आपको कह दिया, आप अजय कुमार की बुक रेफर कर सकते हो। कुछ बच्चों का मैसेज आता है कभी कभी, सर एक किताब बताओ दो जिसमें सब मिल जाए। सिर्फ BSc MSc में ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो 11-12 स्टैंडर्ड तक होता था, तो वो आपके स्टेट यूनिवर्सिटीज में हो सकता है, पर आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, जब आप BSc MSc लेवल पे आ जाते हो, तो आपको रेफरेंस बुक सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी अगर मुझे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक पढ़ना है तो कहाँ से पढ़ूँ, अगर कोऑर्डिनेशन पढ़ना है तो मैं कहाँ से पढ़ूँ, तो आप JD ली रेफर कर सकते हो। एस एंड पी ब्लॉक बहुत बेहतरीन तरीके से एकदम पूरा ग्रंथ बना दिया है एकदम अच्छे से। डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक भी आप JD ली से पढ़ सकते हो। इन शॉर्ट अगर आपको ये पूरा टॉपिक पढ़ना है तो आप JD ली का किताब रेफर कर सकते हो, बहुत बेहतरीन तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पर आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाता है। इसके बाद 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाए जाते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री और ग्रुप थियरी। ग्रुप थियरी को आप MSc कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं, JAM, BHU, DU, MSc के जितने एग्जाम होते हैं उनमें इतना इनका सिलेबस नहीं आता, लेकिन ग्रुप थियरी आपके CSIR नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। CSIR नेट में ग्रुप थियरी से कम 2 से 3 क्वेश्चन या 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते ही जाते हैं। आप कैरेक्टर टेबल का एक क्वेश्चन फिक्स आता है, फिर सिमेट्री पॉइंट ग्रुप के बारे में एक क्वेश्चन फिक्स आता है। तो ग्रुप थियरी अगर आपको पढ़नी है और एनालिटिकल केमिस्ट्री आपको पढ़नी है, अब एनालिटिकल केमिस्ट्री में बहुत कुछ आ जाता है, बहुत कुछ, ट्रस्ट मी। कंडक्टोमेट्री आ जाता है, फिर उसके बाद क्रोमेटोग्राफी आ जाता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री अपने आप में एक सब्जेक्ट है, जैसे फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक होता है, अपने आप में एक सब्जेक्ट है। तो एनालिटिकल अगर आपको पढ़नी है तो मैं एक अच्छा बुक सजेस्ट कर सकता हूँ, स्कूग। कोई भी एनालिटिकल का कुछ भी पढ़ना हो, द बाइबल ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री, स्कूग।
भाई मैं पूरी एमएससी के टाइम पे स्कूप की बुक्स 2-3 बुक्स आती हैं, इंस्ट्रूमेंटल आती है मेरे ख्याल से, एक प्रिंसिपल्स आती है, प्रिंसिपल्स ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री, इंस्ट्रूमेंटेशन इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये 2 किताबें होती हैं स्कूप की। आप देख लो कौन सी आपको चाहिए, क्योंकि दोनों में ये सब्जेक्ट टॉपिक जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है काफी कुछ। एक में क्रोमेटोग्राफी दी हुई है, एक में पूरा इलेक्ट्रोमेट्री, वोल्टामेट्री, फिर उसके बाद में जितने भी आप जो टेक्निक्स पढ़ते हो वो सब एक बुक में दिया हुआ है। पर बेहतरीन बुक है अगर आपको एनालिटिकल कहीं से पढ़ना है, कोई भी, वो यूनिवर्सिटी की हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ना हो, स्कूप से अच्छा बुक आपको नहीं मिलने वाला है। कोशिश करो अगर आपके पास स्कूप ले सकते हो पीडीएफ के फॉर्म में या बुक्स के फॉर्म में तो बेहतरीन हो जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि ग्रुप थियोरी कहाँ से पढ़ें। सी अगर आपके पास हुई का किताब आपने ले ही रखा है तो आप हुई से भी ग्रुप थियोरी को पढ़ सकते हो। काफी अच्छे तरीके से ग्रुप थियोरी को हुई ने दिया हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। आप इवन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी हुई से पढ़ सकते हो। सी हुई, पुरी शर्मा कालिया और जेडी ली, ये ना रेफरेंस बुक्स हैं, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। अजय कुमार एक ये स्पेसिफिक बुक है जिसमें ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। स्कूप में सिर्फ एनालिटिकल केमिस्ट्री मिलेगी। तो इनऑर्गेनिक के लिए आपको थोड़ा सा मल्टीपल बुक्स रेफर करना पड़ सकता है। अगर आप इसी पैटर्न को फॉलो करोगे तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप उठा लो, वो CSIR नेट गेट हो, IIT जैम PHDU हो, कोई भी हो, इस पैटर्न को फॉलो करो, ट्रस्ट में बहुत हेल्प मिलने वाली है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के बाद जो बच्चे अभी तक इस कश्मकश में, असमंजस में पड़े हुए हैं, कंफ्यूजन में कि सर हम प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, किस चैप्टर को पहले पढ़ें, कौन सी किताब हम उसको पढ़ें, आप इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हो। सी ये कोई मंत्र या जादू नहीं है कि इस पैटर्न को फॉलो करोगे तो आप एग्जाम क्रैक कर लोगे। मैं वो सब फालतू के स्टफ में बिलीव नहीं करता, वो ओवररेटेड वर्ड्स यूज करने में कि नहीं ऐसे ही फॉलो करो, आपको मैं 10 दिन में CSIR नेट क्वालिफाई करवा दो, वो सब बुलशिट होती है, बकवास की चीजें होती हैं। ये एक पैटर्न है आपको पढ़ाई को सिंप्लीफाई करने के लिए, आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए, और एक पैटर्न, कोई भी चीज जब आप चढ़ते हो तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप जाते हो तो वो चीजें मजबूत हो जाती हैं, स्ट्रांग हो जाती हैं, पिलर मजबूत होते हैं। तो इस पैटर्न को फॉलो करोगे बहुत हेल्प मिलेगी। सिमिलरली फिजिकल केमिस्ट्री ये भी इस पैटर्न को फॉलो करो जो मैंने 16 चैप्टर का पैटर्न बना रखा है। किताबें यहाँ तो आपको सिर्फ 2 किताबें यूज करनी है, यहाँ पे थोड़ी मल्टीपल बुक्स आप हो सकता है आपको यूज करनी पड़ जाए। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिली होगी, एटलीस्ट बहुत तो नहीं तो कुछ तो हेल्प मिली होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले प्लीज इस वीडियो को शेयर करो। सी शेयरिंग इज केयरिंग, और नॉलेज शेयर करने से कभी कम नहीं होती है, नॉलेज हमेशा बढ़ती है। ठीक है, मैं भी तो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है आज से 5-10 साल के बाद आप में से कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर बन जाए, मेरे लिए कंपटीशन क्रिएट कर दे, फिर भी मैं अपनी नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो शेयरिंग करने से कभी कोई चीज खराब नहीं होती है। तो सबसे पहले वीडियोस को शेयर करो। आप जैसे जितने भी बच्चे हैं, कोई भी कोचिंग क्लासेस में हो, कहीं पर भी हो, क्या फर्क पड़ता है। यूट्यूब तो एक ऑनलाइन ओपन प्लेटफॉर्म है, हमें किसी से दुश्मनी नहीं है, ठीक है, हमें किसी से कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। शेयर करो। दूसरा, अगर आप चैनल पे नए हो, पहली बार आए हो, तो प्लीज थोड़ा सा यार मतलब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, तो थोड़ा अच्छा लगता है। लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो। एंड अगर आपको कुछ और मुझसे चाहिए, कुछ और हेल्प या कुछ और सजेशंस या किसी टॉपिक पे आपको मेरी ओपिनियन या व्यूज जानना है, तो कमेंट बॉक्स आपका है, प्लीज कमेंट करिए और मुझे बताइए कैसा लग रहा है आपको मेरा पढ़ाया हुआ या मेरा समझाया हुआ, या जो भी चीजें अपने एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इट विल रियली हेल्प मी अ लॉट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।